सो क्लास 12 स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट बता दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था कि इस लेसन के अंदर आपको क्या पढ़ना है, साथ ही वो कौन से टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आई सजेस्ट कि आप पहले वो वाला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखें, तभी आप इस लेसन के मेन पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 1 के बारे में जाने। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख साफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक ट्रैक। तो स्टूडेंट, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस चैप्टर का ओवरऑल जो टॉपिक्स है उनके बारे में। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो आपका लेसन है चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग, आपका ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 पार्ट में और कम से कम 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में पार्ट 1 में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, जिसमें हम शुरुआत करेंगे महाभारत से और जानेंगे बंधुत्व और विवाह के बारे में, साथ ही इसके नियमों के बारे में भी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे जो ज़्यादा मेन है इस लेसन का और इसी लेसन की थीम भी है, वो है महाभारत के बारे में। तो स्टूडेंट, आप में से ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको महाभारत के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी जानकारी होगी, और ऐसे बच्चे बहुत हैं जिनको महाभारत के बारे में ये कम जानकारी है, ना के बराबर जानकारी भी है। अगर इस लेसन की बात की जाए तो आपको महाभारत के बारे में एक छोटा सा इंट्रो के बारे में पता होना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आप इस लेसन को अच्छा समझ पाएंगे। तो देखिए, इसके मेन पॉइंट्स में क्या बात की जा रही है। तो महाभारत के जो रचयिता थे वह हिंदू और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी थे। ठीक है, और महर्षि वेदव्यास ही थे जिन्होंने इस काव्य को वेदों, वेदांगों, उपनिषदों, खगोल विद्या और धर्मशास्त्रों के अनुसार इसका वर्णन किया था। महाभारत जो था वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य यानी कि एपिक पोएट्री है। महाभारत जो है वो भारत का धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक एक ग्रंथ माना जाता है, और इसके अंदर 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक पाए गए हैं। और जो इसकी रचना थी ना, वह एक अलग अलग टाइम पीरियड में हुई है। जैसे उदाहरण के तौर पे जैन धर्म में भी इसकी रचना की गई है, बौद्ध धर्म में भी रचना की गई है। तो इस प्रकार महाभारत की जो रचना थी ना, उसे लगभग 1000 साल ईसा पूर्व से भी ज्यादा का समय लगा। और जो महाभारत है वह 2 परिवारों के संघर्ष पर आधारित था, जो कौन कौन से थे, कौरव और पांड्या। ये दोनों ही कुरु वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो ये जानकारी एक कॉमन सी जानकारी है जिसमें आप बच्चों को पता भी होगी, लेकिन इस लेसन की शुरुआत को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको ये बेसिक नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। अब हम जानते हैं इस लेसन के अंदर जो दे रखा है वो है इस लेसन का मेन टॉपिक। तो जो इस लेसन की शुरुआत होती है वो यहीं से होती है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। तो देखिए, समालोचनात्मक का क्या मतलब होता है वो आपको इसमें पता चल जाएगा। तो क्या था कि 1919 में एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक विद्वान जिनका नाम था V.S. सुखथांकर, तो ये नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में 1 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ठीक है, तो इनके नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत की गई थी, जिसके अंदर अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। अब ये वर्ड आ गया 2 बार, समालोचनात्मक। वैसे ऊपर की जो हेडलाइंस है वो तो आपको कॉमन सी लगी होगी। तो समालोचना किस बात का? तो देखिए, एक होती है आलोचना यानी किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, एक होता है समालोचना। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो कोई साहित्य होता है, या चाहे वो कोई ग्रंथ हो या कोई किताब हो, तो उसका ना गहरा अध्ययन करा जाता है इन विद्वानों के द्वारा, जिसके अंदर उसकी समीक्षा, उसका निरीक्षण, उसके गुण दोष, सारी चीजों का वर्णन किया जाता है। तो आई होप आप इस बारे में तो अच्छे से समझ चुके होंगे। तो देखिए, इसमें क्या था कि शुरुआत में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। अब बात आती है पांडुलिपि क्या होती है। तो देखिए, पांडुलिपि जो हाथ से लिखी जाती है, ठीक है, और कुछ इतिहासकार ये माने जाते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार की होती है। और कुछ इतिहासकारों में मतभेद भी है। जो पांडुलिपि है वो ज्यादातर ये मानते हैं कि ये सीधे से उल्टे की ओर यानी कि राइट टू लेफ्ट की ओर लिखी होती है। ठीक है, जैसे उर्दू को लिखा जाता है। तो देखिए, विद्वानों ने क्या किया कि सभी सांस्कृतिक पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया, जिसमें महाभारत का जिक्र किया गया था, और विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ लिया। श्लोक क्या होते हैं? तो श्लोक वो होते हैं जो कि महाभारत में लिखे होते हैं। जैसे अगर आप एक ऐसे लिखे होते हैं तो आप कितने लाइन में वो ऐसे लिखते हो, 10, 12, 13, 14, तो उसी तरह श्लोक भी महाभारत में लिखे गए थे। और 1 लाख से ज्यादा श्लोक है महाभारत के अंदर, आपको ये चीजें याद रखनी है। तो विद्वानों ने क्या किया
कि श्लोकों का चयन किया जो कि लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे, और इनका जो प्रकाशन था ना वह 13,000 पृष्ठों में, पृष्ठ यानी कि पेजों में फैले हुए अनेक ग्रंथों के खंडों में यानी कि पार्ट्स में किया गया था। तो इस परियोजना को करते करते पूरे 47 वर्ष लग गए और विद्वानों के हाथ में दो बातें सामने आई। पहली ये थी कि संस्कृत के कई पाठ जो थे उनके अनेक वंशों में समानताएं देखने को मिलती थी, तो ये तो पहली जानकारी इनके हाथ लगी। जैसे उदाहरण के तौर पे उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक जितनी भी पांडुलिपियां थी उसके अंदर समानताएं पाई गई थी, तो पहली जानकारी तो ये हाथ लगी। और दूसरा इनको ये पता चला कि कुछ शताब्दियों के दौरान जो महाभारत के अंदर प्रेक्षण था उसमें कई क्षेत्रीय विभिन्नताएं नजर आई थी, तो ये दो जानकारी विद्वानों को पता चली, तो आपको ये याद रखनी है। तो यही था महाभारत के बारे में विद्वानों का समालोचनात्मक संस्करण। तो देखा किस प्रकार इन्होंने सभी पांडुलिपियों को एकत्रित किया, फिर उनको डिवाइड किया, फिर पता लगाया कि कहाँ से पांडुलिपियां आई गई है, किस किस में ये पार्ट डिवाइड किए गए हैं, किसने में ये समानता पाई गई है। तो इस प्रकार का उन्होंने एक गहरा अध्ययन किया इसके बारे में और कुछ बातें निकल के आई जो आप देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण के बारे में अच्छी जानकारी अब पता चल चुकी होगी। आगे हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक के बारे में, जिसके अंदर आपको बहुत सारे सब टॉपिक भी देखने को मिलेंगे। तो इस वाले पार्ट का नाम है बंधुत्व और विवाह। तो बंधुत्व यानी एक तरीके से संबंध, रिलेशन, और विवाह आप जानते ही है। तो हम इसके अंदर सबसे पहले परिवारों की जानकारी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बात की जा रही है परिवार के संबंध में। तो देखिए आपको पहले बेसिक सा समझना पड़ेगा परिवार के क्या काम होते हैं। तो परिवार क्या करता है, समाज का निर्माण करता है। जैसा कि आप जानते ही है कि इस सृष्टि का जो निर्माण है वह मेल और फीमेल के मिलने से ही हुआ है। तो परिवार क्या करते हैं, समाज का निर्माण करते हैं, और साथ ही परिवार जो है वह बच्चों के अनौपचारिक रूप से समाजीकरण में भी सहायता करता है। इसका क्या मतलब है, तो देखिए जब बच्चा पैदा होता है जो तौर तरीके सीखता है वह अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से, या उस शख्स से जो उसके परिवार में शामिल है उससे वह सीखता है, नकल करके, अर्जन करके, एक्वायर करता है, ठीक है। तो ये जो इसकी शिक्षा होती है वो अनौपचारिक तरीके से होती है, और जो औपचारिक तरीके से होती है यानी जो ऑफिशियल वाली होती है वह उसे स्कूली शिक्षा में मिलती है, जिसके अंदर वह समाज के तौर तरीकों को जानता है और समाज के अंदर अपनी भूमिका को निभाता है। तो ये चीज़ तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो प्राचीन समय में परिवार के लिए जो संस्कृत ग्रंथों में क्या शब्द प्रयोग किया जाता था उसे कुल कहा जाता था, ठीक है ना। तो कुल से याद रखना परिवार ही होता है, या आप इसे नातेदारी या फिर रिश्तेदारी भी कह सकते हैं, ठीक है। परिवार जो थे वो एक बड़े समूह का हिस्सा होते थे जिन्हें संबंधी कहा जाता था। अगर टेक्निकल भाषा में बात की जाए तो एक प्रकार से जाति, क्योंकि परिवार से ही जाति का निर्माण होता है जो कि काफी आगे तक फैलती है, ठीक है। परिवार के अंदर विभिन्नताएं भी देखने को मिलती है, प्यार भी देखने को मिलता है, और परिवार जो है आदर्श का प्रतीक भी माना जाता है। तो ये एक बेसिक सी जानकारी थी परिवार के संबंध में, जो कि आपको मध्यकालीन भारत में भी, आधुनिक भारत में भी और प्राचीन भारत में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो परिवार वाला टॉपिक आपका समाजशास्त्र में प्रयोग किया जाता है और साथ ही हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे क्या बात हो रही है, तो पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं वो नरसैंगिक होता है, एक तरीके का स्वाभाविक, जिसे हम नेचुरल कहते हैं। ये नेचुरल भी होते हैं और रक्त संबंधी भी होते हैं, रक्त संबंधी यानी ब्लड रिलेशन वाले भी होते हैं। किंतु इन संबंधों की परिभाषा जो है वो अलग अलग तरीके से की जाती है। वो कैसे, जैसे कि कुछ समाजों में भाई बहन, तो भाई बहन कौन से, जो कजन सिस्टर, कजन ब्रदर जिसे हम कहते हैं, चचेरे मसोरे भाई बहन, तो इसमें आदि में खून का रिश्ता माना जाता है। और दूसरा है कि अन्य समाजों में ऐसे रूल को फॉलो नहीं किया जाता। तो इस प्रकार परिवार की जो परिभाषा है वो अलग अलग तरीके से प्रयोग की जाती है। तो क्या था कि आरंभिक समाज के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जो जानकारी थी वह तो आसानी से मिल जाती थी। विशिष्ट परिवार वह होते थे जो कि राजाओं रानियों से संबंधित हुआ करते थे, एक प्रकार से शासकीय परिवार। लेकिन सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना इतिहासकारों के लिए काफी ज्यादा कठोर हुआ करता था, यानी मुश्किल हुआ करता था। तो ये सारी चीजें परिवार के संबंध में बताई जा रही है। तो आई होप कि आप इन चीजों के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक का सेकंड वाला सब टॉपिक जो कि 2.2 है, ठीक है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं पितृवंशीय व्यवस्था के बारे में। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको पता है कि पितृवंशीय या फिर पितृ प्रधान समाज क्या होता है। तो देखिए काफी नॉर्मल सा है और आपको पता होगा, नहीं पता तो अब पता चल जाएगा।
तो इसमें क्या होता है कि पितृवंशीय व्यवस्था जिसके अंदर पुरुष जो होता है वो प्रधान होता है, ठीक है, जो कि एक मुखिया के रूप में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है, क्योंकि घर के अंदर जिसकी चलती है ना वह पुरुष की ही चलती है। इस व्यवस्था में क्या होता है कि पिता के बाद जो संपत्ति और शक्ति जो होती है वह पुत्र को दे दी जाती है, ना कि पुत्री को दी जाती है, तभी तो इसका नाम पितृवंशीय समाज कहा जाता है, ठीक है। अगर इसकी बात महाभारत के संदर्भ में की जाए तो क्या था कि महाभारत जो है वो दो परिवारों की कहानी थी, जिसके अंदर एक ही वंश से दोनों संबंधित है, जिसका नाम था कुरुवंश। तो इसके अंदर कौन कौन शामिल थे? कौरव और पांडव। और जीत किसकी हुई थी? वह पांडवों की हुई थी। तो इसमें क्या होता कि इनका एक जनपद पर शासन था। जनपद एक तरीके से आप ये मान लो कि एक राज्य है, ठीक है ना। आपने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था ना, जो कि पहले जनपद थे, धीरे धीरे वह महाजनपद बन गए। तो इनका एक जनपद पर शासन था, जो कि एक संघर्ष का युद्ध था, जिसके अंदर जीत किसकी हुई? पांडवों की हुई थी। तो इसके बाद क्या उद्घोषणा की गई कि पितृवंशीय उत्तराधिकार जो है वह पुत्र को ही मिलेगा। तो इसके अंदर क्या क्या जानकारी दी गई थी, आइए जानते हैं उसके बारे में भी। तो पितृवंशीय में पुत्र जो है वो पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे, ठीक है, या फिर ले सकते थे, यूं कहा जाए। और एक सिचुएशन ये थी, यदि उस राजा का पुत्र ना हो तो ऐसी सिचुएशन में जो संपत्ति का अधिकार है वो किसको मिलेगा? तो ऐसी स्थिति में जो संपत्ति का अधिकार होता था या तो उसके भाई को या फिर बंधु को आसानी से मिल जाया करता था। और कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां भी हैं जहां पर स्त्रियों को भी सत्ता प्राप्त होती थी, जो कि काफी कम है, इसलिए इसके उदाहरण भी प्राचीन समाज में कम देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही एक जानकारी हमें लेसन नंबर 2 में राजा किसान और नगर में मिली थी, जिसमें हमने ये जाना था कि समुद्रगुप्त की बेटी जिसका विवाह एक बड़े शासकीय परिवार में होता है, तो वह क्या करती है? दान दिया करती थी, ठीक है, भूमि का दान दिया करती थी। और जबकि ये जो मान्यता थी वह धर्म शास्त्रों के अनुसार सभी स्त्रियों को प्राप्त नहीं थी, लेकिन वह जो स्त्री थी वो समुद्रगुप्त की बेटी थी और एक बड़े शासक की बीवी थी, तो इस कारण उसे यह अधिकार देने को मिल गया। तो ऐसी सिचुएशन जो है वह कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्रियों को भी प्राप्त हुआ करती थी, हर किसी को नहीं। तो आई होप कि आप इन चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक के बारे में, जो कि काफ़ी कॉमन सा भी है, इजी भी है, बस इसके अंदर कॉन्सेप्ट समझना है आपको, ठीक है, जिसका नाम है विवाह के तौर तरीके और नियमों के बारे में। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि विवाह जो है वो कितने प्रकार का होता था या कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, सबसे पहले अंतर्विवाह। तो अंतर्य विवाह क्या होता है, जिसे हम सजातीय विवाह भी कहते हैं। तो इसमें एक ही गोत्र या फिर एक ही कुल के आपसी में विवाह करते हैं, ठीक है, घूम कर रिश्ते वाली बात होगी। दूसरा है बाह्य विवाह, तो जिसे हम विजातीय विवाह कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि गोत्र से बाहर विवाह करने की अनुमति होती है, और आजकल ऐसे विवाह ज्यादा देखने को मिलते हैं। तीसरा है बहुपति विवाह। तो बहुपति विवाह में आपको नाम से पता चल रहा है, जिसके अंदर एक औरत एक से अधिक पति रख सकती थी। अगर आपको ये प्रथा पता है आज भी भारत के अंदर कहाँ पाई जाती है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब मैं सोशियोलॉजी पढ़ा रहा था तो उसके अंदर भी मैंने आपसे ये सवाल पूछा था। अगर आपके पास सोशियोलॉजी है तो आपको पता होगा, नहीं है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो बहुपति विवाह है वह भारत के किन राज्यों में प्रसिद्ध है। और उसके बाद है बहुपत्नी विवाह। तो इसमें क्या होता है कि एक से अधिक पत्नी मर्द रख सकता है। तो ये विवाह के क्या प्रकार हैं। और ऐसा ही जिक्र आपकी बुक में मनुस्मृति के अनुसार 8 प्रकार के विवाह दे रखे हैं, वो आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो काफी कॉमन से है, जो आज के समय में जो रस्म को निभाया जाता है वही रस्म मनुस्मृति में निभाई जा रही है। तो ये थे आपके विवाह के प्रकार। अब देखिए, इसके अंदर एक चीज आई थी गोत्र के बारे में। तो जो गोत्र था वह एक प्रकार की ब्राह्मण पद्धति थी, जो कि 1000 ईसा पूर्व बाद प्रचलन में आई थी। तो एक प्रकार से ब्राह्मण द्वारा ये शुरू की गई थी पद्धति। तो इसमें क्या होता था कि लोगों को गोत्र में वर्जित कर दिया जाता था, और प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। तो वैदिक के नाम से आपको समझ आ रहा है ना, वैदिक सभ्यता, जिसके अंदर हमने 4 वेदों के बारे में जाना था, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशक माने जाते थे, ठीक है। और गोत्र के नियम भी हुआ करते, वो कौन कौन से थे? तो 2 नियम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। पहला क्या था कि विवाह के बाद जो लड़की है ना, वह अपने पिता के गोत्र को बदलकर पति का गोत्र लगा लेगी। तो ये पहला नियम था। दूसरा था कि जो एक ही गोत्र के सदस्य है वह आपस में विवाह नहीं कर सकते। कहने का मतलब, अगर आपस में विवाह होता तो वह अंतर्य विवाह कहलाता, नहीं होता तभी तो इसका नाम बाह्य विवाह, जिसे हम विजातीय विवाह कहते हैं, जो आज के समय काफी ज्यादा पॉपुलर भी है, ठीक है ना।
तो ये सारी चीजें गोत्र के संबंध में कही जाती थी। अब बात यह आती है कि उस समय क्या ये जो गोत्र के नियम हैं वह हर जगह मान्य थे, या कहने का मतलब लोग कैसे माना करते थे। आइए जानते हैं इसके बारे में भी एग्जाम्पल के आधार पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या इन गोत्रों के नियमों को सभी को मानना पड़ता था, तो आंसर है नहीं। इसका एग्जाम्पल है सातवाहन शासकों ने इन गोत्रों के नियमों को नहीं माना था। तो सातवाहन शासक मैंने आपको पहले भी बताया था, इनका जो शासन था वह दक्षिणी भारत में सबसे ज्यादा था। ठीक है, तो कुछ सातवाहन में क्या था, बहुपत्नी विवाह काफी ज्यादा पॉपुलर माना जाता था, जिसके अंदर राजा एक से अधिक पत्नी रख सकते थे। और साथ ही सातवाहन शासकों की जो पत्नियां होती थी ना, वह अपने पिता के गोत्र को अपना कर रखती थी। तो ये एक तरीके से गोत्र की नियमों की अवहेलना होगी, क्योंकि गोत्र के नियम में क्या बात की जा रही थी कि यदि महिला की शादी होती है तो शादी होने के बाद वह अपने पिता का गोत्र छोड़ देगी और अपने पति का गोत्र अपना लेगी। लेकिन यहाँ पर क्या था कि सातवाहन शासकों की पत्नियां अपने पिता के गोत्र को अपना कर रखती थी। तो एक तरीके से नियम की अवहेलना होगी। और साथ ही एक वैकल्पिक प्रथा भी थी जिसका नाम है अंतर्विवाह, जिसको हमने अभी विवाह के प्रकार में पढ़ ही लिया था। तो इसमें क्या होता है कि अपने ही गोत्र में या फिर अपने ही कुल में, यानी परिवार में, रिश्तेदारी या नातेदारी कुछ भी कह सकते हो, उसमें लोग शादी कर लेते थे। और ये प्रथा कहाँ पे प्रचलित थी, वह दक्षिण भारत में काफी ज्यादा फेमस थी। तो ये सारी चीजें आपको विवाह और उसके तौर तरीकों में देखने को मिलती है। तो यही था आपका ओवरऑल जो था। अब एक छोटा सा और टॉपिक रह गया, आइए जान लेते हैं उसके बारे में भी। तो ये जो टॉपिक है वो इस लेसन के फर्स्ट पार्ट का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है कि क्या माताएं महत्वपूर्ण होती थी। तो देखिए माताएं यानी कि माँ, तो देखिए क्या बात की जा रही है। तो इतिहासकारों के अनुसार सातवाहन राजाओं को उनके मात्र नाम से, यानी कि पहले माता का नाम आएगा, उनसे चिन्हित किया जाता था। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि माताएं महत्वपूर्ण होती थी। लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। तो सातवाहन राजाओं के संदर्भ में इतिहासकारों को यह याद हुआ कि जो शासन का उत्तराधिकारी था ना, वह पितृवंशिक होता था। कहने का मतलब कि राजा के बाद अगर कोई उसका उत्तराधिकारी होगा ना, तो वह उसकी पुत्री नहीं होगी, उसका पुत्र ही होगा। तो ये चीजें आप समझ सकते हैं, एक कंफ्यूजन करने वाली है। एक जगह बात हो रही है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, लेकिन अगर निष्कर्ष की बात की जाए इतिहासकारों के अनुसार, तो वहां पर जो पितृवंशीय समाज था वहां पे पुत्र को ज्यादा स्थान प्राप्त था, क्योंकि ये इसी के बारे में बात करता है। तो ये है आपका बंधुत्व, जाति और वर्ग से संबंधित पार्ट 1। तो इसी के बारे में आगे भी चर्चा जारी रहेगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और अच्छे से समझ भी आ चुके होंगे आपको हर एक टॉपिक। तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि नोट्स जो है हम वहीं पे प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही CBSE से जुड़ी या फिर आपकी टीचिंग से जुड़ी हर एक अपडेट और MCQ सीरीज भी वहाँ पे अपडेट करते ही रहते हैं। तो आप बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि आप ज्वाइन कीजिएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही इन्वाइट भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को भी। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको इस लेसन के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।